आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्कटिक वेटर और स्टॉर्मियर बन रहा है, ताज़ा खबर है भाई। तो वार्मर एंड स्टॉर्मियर कंडीशंस आर डिस्टेबलाइजिंग द आर्कटिक। कई बार मैंने क्लाइमेट चेंज पे लेक्चर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3, यूपीएससी, ये सब पूछा जाएगा और 110% पूछा जाएगा। तो एज ह्यूमन वार्म्स द प्लैनेट, द वंस रिलायबली फ्रिजिड एंड फ्रोजन आर्कटिक इज बिकमिंग वेटर एंड स्टॉर्मियर। आर्कटिक पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, वहाँ की बर्फ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमेशा बर्फ़ से जमा रहता है। इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एयर सर्कुलेशन, ओशन करंट सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इनकी बर्फ़ पिघलती जा रही है, which shifts and climate season that are forcing local communities, wildlife and ecosystem to adapt, scientists said। अब इन्होंने यही बोला है कि जो एनुअल असेसमेंट आया है रीजन का, हर साल असेसमेंट होता है, हर साल देखा जाता है कि आर्कटिक के हालात क्या है। तो आर्कटिक इस समय बुरी तरीके से बीमार है, उसको बुखार हो गया है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो अब जिसमें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, लोकल कम्युनिटीज है, भाग रहे हैं यहाँ से कि ऐसे तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका एक फायदा भी, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 2022 was the only Arctic 6th warmest year on record. Researchers saw plenty of new signs this year of new region is changing। अब हम इन न्यू साइंस की बात करेंगे कि क्यों आखिरकार ये रीजन पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और ये पूरा आर्कटिक बेल्ट है, ठीक है ना, ये आपको दिख रही है, ये पूरी आर्कटिक ओशन जिसको हम कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, एंटार्क्टिका, अब तो खैर 5 ओशंस हो गए हैं, ठीक, मतलब 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशंस हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है। अच्छा, ग्रीनलैंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्दर्न अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में आता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, ये आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में आ रहा है ना, ये आप ग्रीन से ग्रीन मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हरा भरा रहता है, ये भी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और यहां पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, इस सारे रीजन में इस समय क्लाइमेट चेंज का प्रकोप हमको देखने को मिला है। रिपोर्ट की बात करते हैं। 150 एक्सपर्ट्स 11 देशों से इन्होंने इस ईयर की असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो निकाली है। अब ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इसको मंगलवार को इशू किया गया अमेरिका के शिकागो में, और उसमें जो सामने आया, सब परेशान माथा पकड़ के बैठ गए। क्या क्या सामने आया? सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो बट ऑब्वियस है। Heat wave in Greenland, for instance, caused the most severe melting of the island ice sheet for that time of the year over 4 decades of the continuous satellite monitoring। पिछले 40 सालों में सबसे खतरनाक आइस मेल्टिंग ग्रीनलैंड में इस साल हुई है। परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं? एटलीस्ट 2 साल के लिए बर्फ जो है परमानेंटली फ्रॉस्ट, मतलब जमी हुई रहती है, ठीक है, मतलब बर्फ जैसे कहीं जम गई, कम से कम 2 साल के लिए वो पिघलेगी ही नहीं, लेकिन अब वो तक पिघल रही है, ठीक है। ग्रीनलैंड में, आर्कटिक में खतरे की घंटी। टेम्परेचर्स इन द आर्कटिक सर्कल हैव बीन राइजिंग मच मोर क्विकर देन दोज इन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। देखिए, आर्कटिक में टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है अगर हम पूरे प्लैनेट की बात करें, कंपेयर करें। ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन्स क्लाइमेट इनटू वन डिफाइंड लेस बाय सी आइस, स्नो, परमाफ्रॉस्ट एंड मोर बाय ओपन वाटर, रेन एंड ग्रीन लैंडस्केप्स। चलो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये 3 डिग्री सेल्सियस 1960 से लेकर आर्कटिक जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बढ़ गया है, ठीक है। और टेम्परेचर आप देख ही सकते हो ये कितनी तेजी से 3 डिग्री, 2 डिग्री तो एवरेज, 3 डिग्री मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आर्कटिक जो है वो गर्म होता जा रहा है। चलिए, ये रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट था। कंसर्न्स क्या है? पिछले 40 सालों में द रीजन हैज वार्म्ड एट 4 टाइम्स ग्लोबल एवरेज रेट। 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स, यानी कि जो ग्लोबल एवरेज रेट उसको भूल जाइए आप, उससे 4 गुना ज्यादा तेजी से यहां का टेम्परेचर बढ़ा है। 2 या 3 गुना नहीं, 4 गुना। अब बात यह है कि जो आर्कटिक के कुछ रीजन्स हैं वो 7 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं, वार्म हो रहे हैं। टोटल अगर आप आर्कटिक की बात करें तो 4 गुना, लेकिन कुछ रीजन्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, वो 7 गुना ज्यादा, 7 टाइम्स मोर देन द ग्लोबल रेट, वो पिघल रहे हैं। वार्मिंग एट द टॉप ऑफ द अर्थ रेजेस लेवल्स वर्ल्ड वाइड। हम सभी को पता है कि ये छत है एक तरीके की, ठीक है। हालांकि पामेरनॉट को ही छत बोला जाता है, लेकिन ये छत है, सबसे ऊपर आता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका आर्कटिक ओशन आता है। अब यहां पे अगर इतनी तेजी से वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से सी लेवल बढ़ेगा, फिर उसके बाद
हीट वेव्स बढ़ेगी, क्योंकि देखिए वाटर सर्कुलेशन, एयर अगर बर्फ पिघलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ठंडी सर्कुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो ओशन सर्कुलेशन ठंडे होते हैं वो गर्म होंगे, ठीक है, तो हवाएं जो हैं वो गर्म होके तो हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो आसपास के एरिया में और नीचे के एरिया में भी गर्मी पैदा करेंगी। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। प्लस दोस्तों जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, अब हम सबको पता है कि जैसे पोलर बियर्स है, पेंगुइन्स हैं, वो सब यहीं पे आर्कटिक में ही रहते हैं, ठीक है, यहां पे आपको मिलेगी। तो यहां पे वो इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर के हिसाब से ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये ढले हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स और रेन स्टॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे। अब आर्कटिक कम्युनिटी सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम होगी। मैंने शुरुआत में इसीलिए इसमें लिखा था कि आर्कटिक कम्युनिटी जो है वो इस समय अडॉप्ट नहीं कर पा रही। बहुत लोग यहां पे रहते हैं और हजारों सालों से रह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद घर, लाइवलीहुड्स, मतलब जीने का तरीका होता है या जो जरिया होता है जीने का। फिजिकल सेफ्टी, दे आर थ्रेटेंड, क्योंकि लगातार बर्फ पिघल रही है, बैठे हुए बर्फ पिघल के बह गए। थॉइंग परमाफ्रॉस्ट, वही मैंने बताया ना कि अब परमाफ्रॉस्ट भी जो है वो खत्म होता जा रहा है। जो आइस से लगातार कवर्ड थी, ठीक है, वो भी धीमे धीमे खत्म होता हमको दिख रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, वाइल्ड फायर्स और बाकी भी चेंजेस हो रहे हैं। राइजिंग टेम्परेचर्स, हाँ ये एक इसका आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कश्मीर है, कश्मीर में बहुत ठंड है, लेकिन जब बर्फ पिघलेगी ना तो पूरा ग्रीन हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर का जो मेन मजा है ना वो समर्स में ही आता है, अप्रैल मई जून ये सीजन होता है। ऐसे ही यहां पे भी, तो इसमें राइजिंग टेम्परेचर क्या किया, प्लांट, श्रब्स और ग्रासेज जो हैं वो आर्कटिक के टुंड्रा रीजन में बहुत तेजी से उगी है। तो ये एक इसका बस एक एडवांटेज है, क्योंकि बर्फ पिघली तो वनस्पतियां हमको हर जगह देखने को मिली, लेकिन डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रीन वेजिटेशन दैट वाज द फोर्थ हाईएस्ट सिंस 2000 के बाद से सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन की बात करें, अब आप देखिए, मेजरिंग स्नो रेन एंड फ्रीजिंग रेन इज ट्रिकी देयर इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीचेस ऑफ द रीजन देयर आरंट मेनी वेदर गॉजेस दोज दैट आर प्लेस माइट नॉट मेजर स्नो एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ द विंडी कंडीशंस। प्रेसिपिटेशन भाई देखो, पहाड़ी एरिया में प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, स्नो के फॉर्म में होगा, बर्फ के फॉर्म में होगा। यहां पे बारिश होती है, वहां पे बर्फ पड़ती है, ठीक है। पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्या मतलब ठंडा एरिया है ये, ठीक है। तो अभी स्नो को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। विंडी कंडीशंस, हवा ही जो वहां पे इतनी तेज चलती है कि वो सब तहस नहस कर देती है, जिसकी वजह से कितनी बर्फ गिरी है इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट मुश्किल है। अब अगर एक्यूरेट मेजरमेंट मुश्किल है तो थोड़ा सा इसको मेजर करना भी मुश्किल होगा। कहने का मतलब यही है कि देखिए, प्रेसिपिटेशन से आपको यह पता लग जाता है कि कितनी बर्फ आई और कितनी बर्फ गई, लेकिन यहां पे मेजरमेंट मुश्किल है, तो ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट हो गया था। प्रेसिपिटेशन लेवल्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द आर्कटिक सिंस द मिड 20th सेंचुरी। दिस ईयर वाज द रीजन थर्ड वेटेस्ट सिंस 1950। अब आप देखिए 1950 के बाद से अभी तक आप समझिए कि बहुत ज्यादा वेटेस्ट, जबरदस्त प्रेसिपिटेशन यहां पे हुआ है, ठीक है, जबरदस्त। अब देखिए क्यों प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हुआ है, क्यों होगा भाई, सिंपल सी बात है, बारिश हो रही है, क्यों, गर्मी यहां पे जो वार्मर एयर है वो मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड कर सकती है। तो गर्म क्लाइमेट की वजह से जो प्रेसिपिटेशन वो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब सेम ये एक ही चीज को इशारा करता है कि आर्कटिक में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है लगातार। सेकंड, सी रिट्रीट, स्टॉर्म कैन सक अप मोर अप ओशन वाटर्स। तो जैसे जैसे जो सी आइस है वो खत्म होती है, तो जो स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, जो तूफान यहां पे आएंगे, और आर्कटिक जो है गर्म क्लाइमेट की वजह से यहां पे तूफान भी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से तूफान लगातार जो है वो यहां पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा ओशन वाटर जो है उसके लिए ओपन हो रहे हैं, यानी कि तूफान वो और ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं, ठीक है। द थर्ड फैक्टर इज दैट स्टॉर्म्स आर पासिंग ओवर वार्मर वाटर बिफोर रीचिंग द आर्कटिक। भाई तूफान वही है कि गर्म पानी आर्कटिक से पहले गर्मा गर्म पानी लेते हुए जा रही हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो यहां की भी 25 सालों में सबसे ज्यादा आइस शीट्स इस समय लॉस की हुई है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, इस पे भी मैंने लेक्चर लिया था। मोर देन थर्ड ऑफ द आइस शीट्स एक्सपीरियंस मेल्टिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कार्ड। लेटर दैट मंथ द रेमिनेंट्स ऑफ द हरिकेन फियोना ट्रैवल्ड ओवर द आइलैंड एंड कॉज्ड फर्दर मेल्टिंग ओवर 15% ऑफ द आइस शीट्स। कहने का मतलब यही है कि
कहीं पे 1/3, कहीं पे 15%, कहीं पे 25%, जितनी भी ठंडी जगहें हैं बहुत तेजी से पिघल रही है। अब आप ये देखिए ग्रीनलैंड की हालत क्या हो गई 2012 आते आते, ठीक है, पूरा का पूरा आपको लाल ही दिखेगा। 1985 में देखिए ये हिसाब किताब है, तो बर्फ रही ही नहीं एक तरीके से। तो इसीलिए हमको अपने क्लाइमेट को बचाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।